चलो फिर एक बार फिर से हम लोग एक बेहतर टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और इस टॉपिक का हो सकता है तो एपिसोड 10 चले जा सकते हैं, क्योंकि ये 2-4 एपिसोड में कंप्लीट होने वाला नहीं है। छोटा वीडियो होगा हमारा, लेकिन एपिसोड की संख्या जो होगी वो ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम ये भी बता देते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार का डेफिनेशन क्या होता है, मौलिक अधिकार के पीछे जो हिस्टोरिकल पॉइंट है, जो हिस्टोरिकल व्यूज़ हैं वो क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो संविधान मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्हें संविधान में क्यों वर्णन करना पड़ा मौलिक अधिकार को। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा गया। उसके बाद ये देखेंगे कि क्या जो मौलिक अधिकार में वर्णित किए गए हैं यही यही चीज़ सिर्फ मौलिक अधिकार है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके अलावा जो अधिकार है वो कहाँ रखा गया, जो कि डीपीएसपी में रखा गया। आपको पता है डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। मे भी इसका जो एपिसोड होगा 8-9 एपिसोड जा सकता है, तो आप धैर्य बनाए रखें, पूरी तरीके से एक एक बातें को कंप्लीट करेंगे। तो मौलिक अधिकार का डेफिनेशन है कि वैसा अधिकार जो किसी भी नागरिक, किसी भी सदस्य, किसी भी जनता, बात बराबर ही है, उनके जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण, मौलिक, अनिवार्य, अत्यावश्यक, मूलभूत, इन सब चीज़ होने के कारण वहाँ के जो संविधान है उसके द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया जाता है। लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं, उन अधिकारों में राज्य जो होती है, राज्य यानी वहाँ जो शासन करती है, जो सत्ता जो शासन कर रही होती है सरकार, जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उन अधिकारों में सामान्य रूप से, सामान्य स्थिति में किसी तरह की कटौती या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब मान लो कि देश में 352 लग जाता है, ये जो इमरजेंसी का है पूरा ऑल ओवर कंट्री में जो लगता है, आपको पता होगा 352, 356, 360, 3 तरह का इमरजेंसी लगता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ऑल ओवर कंट्री में लगता है 352, ठीक है। लेकिन सामान्य स्थिति यहाँ लिखा हुआ है, तो इसीलिए जब इमरजेंसी अगर लगेगी, हो सकता है आपके अधिकार में कुछ कमी की जाए, हो सकता है कुछ कटौती की जाए, ठीक है। तो उस समय आप ये नहीं कह सकते कि हमारा यह मौलिक अधिकार है, हम इसे सरकार हमें इससे वंचित नहीं कर सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, और जनरल नॉलेज के लिए है वो नेक्स्ट पेज हमारा जो है मौलिक अधिकार। आपको पता होगा, मैंने शुरुआत में बोल दिया था, ये भाग संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। इसके बाद हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, जो कि 36 से 51 तक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिखा गया है कि हमारा जो मौलिक अधिकार लिया गया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमारे संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं अनेक अनेक देशों से लिया गया है, और उसमें कुछ डेवलपमेंट किया गया है अपने नागरिकों के हिसाब से, कि हमारे नागरिकों के लिए क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा, उस हिसाब से उसे अमेंडमेंट किया गया है। जब हमारा संविधान बना, उसे मूल संविधान बोलते हैं, उस समय टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार जो है 1978 में हटा दिया गया था, ठीक है। तो अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। अब इसके पीछे हम हिस्टोरिकल पॉइंट देखते हैं कि मौलिक अधिकार के पीछे क्या हिस्टोरिकल पॉइंट है, क्या हिस्टोरिकल व्यूज। आपके सामने जो दिख रहा है, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझना है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से बताऊं। कभी कभी पूछ देता है कि मौलिक अधिकार के पीछे क्या हिस्टोरिकल पॉइंट है, उसे बताने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी, अच्छे से पता होगा, अगर आपने 9th में पढ़ा होगा और जनरल कमीशन में होगे तो आपको अच्छे से पता होगा।
तो फ्रांस की जो राजक्रांति हुई उसी ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, जिसको भ्रातृत्व बोलते हैं, इन सभी चीजों का संदेश दिया। किसने? फ्रांस की क्रांति ने। और इसी क्रांति के पश्चात, फ्रांस क्रांति के पश्चात, जब फ्रांस में राष्ट्रीय सभा बैठती है नई संविधान बनाने के लिए, तो यही संविधान जो है नागरिकों के अधिकार के लिए, नागरिकों को कुछ अधिकार देने के लिए, संवैधानिक रूप से कुछ अधिकार देने के लिए, यह मानवीय अधिकारों की घोषणा शुरू की, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ द राइट मैन बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से प्रथा शुरू होती है अपने नागरिकों को अधिकार देने का। इसके बाद बात आती है अमेरिका पे। तो चलते हैं, आप यहाँ समझ गए होंगे कि फ्रांस की क्रांति हुई जिसने पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। और फ्रांस क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा जो बैठती है वहाँ फ्रांस की 1789 में, जो कि नई संविधान बनाने के लिए बैठती है। और वह नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों को कुछ अधिकार संवैधानिक रूप से देने की प्रथा प्रारंभ करती है। कौन? राष्ट्रीय सभा फ्रांस की। कब? फ्रांस क्रांति के पश्चात, जब नवीन संविधान का निर्माण करने बैठती है फ्रांस की राष्ट्रीय सभा। ठीक है, सब कुछ ठीक था कि फ्रांस ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन अपने नागरिकों के लिए एक प्रथा चलाया, सामान्य नागरिकों को कुछ संवैधानिक रूप से अधिकार देने का प्रथा चलाया। उसके बाद अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 10 बार संशोधन किया। ठीक है, 1791 फ्रांस क्रांति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 79 में 10 बार संशोधन किया। और इन संशोधन के पश्चात, संशोधन के द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया। ठीक है, और ये जो 10 बार, प्रथम 10 बार जो इनका संशोधन हुआ अमेरिका का, इसी के सामूहिक रूप को अधिकार पत्र कहते हैं, जिसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। और इसी बिल ऑफ राइट्स को अधिकतर देशों ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच जो हुई थी, उसके बाद अनेक राज्यों और अनेक जो भी नए उपनिवेश से छूट रहे थे, नए नए राज्य बन रहे थे, उन्होंने अपने संविधान में इस बिल ऑफ राइट, जिसको अधिकार पत्र बोलते हैं, अपने संविधान में समावेश किया। ठीक है, और इसी के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता होगा, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध तक यह मूल अधिकार का विचार, इसको मूल अधिकार एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इस अधिकार दिया गया था अपने नागरिकों को, बिल ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र या मूल अधिकार आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यह जो मूल अधिकार है, इसका विचार जो है लोकप्रिय होने लगा। कब तक? 1902 जब वर्ल्ड वार होती उस समय तक। उसके बाद भारत, बर्मा, जापान, बहुत सारे देशों ने संविधान का निर्माण किया और अपने संविधान में मूल अधिकारों को समावेश किया। ठीक है, यह है हिस्टोरिकल पॉइंट। ठीक है, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला पॉइंट है कि एक और शांति अथवा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक था। तो क्या सिर्फ नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण से ही शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है? ये तो संतुलन नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ से यह भी जरूरत था कि राज्य की शक्ति पर कुछ सीमा हो, जिससे जो राज्य है वो मनमाने तरीके से अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य ना कर सके। अगर नागरिक पे राज्य का नियंत्रण है तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे राज्य अपने शक्ति का मनमाने ढंग से यूज ना करे, उसके शक्ति पे भी कुछ सीमा बंधे। ठीक है, और इसीलिए यह मौलिक अधिकार ऐड किया गया। और मौलिक अधिकार जो है, यही जो है स्वतंत्रता, नागरिक के स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में है
और मौलिक अधिकार ही सर्वश्रेष्ठ उपाय थी राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का। ठीक है, तो इसीलिए मौलिक अधिकार की जरूरत थी। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को यानी मौलिक अधिकारों को उल्लेख करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता होगा कि जो भी मेंबर थे यानी भारतीय संविधान सभा के जो भी सदस्य थे वह ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से देख चुके थे। उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था वह भयावह था। वह नहीं चाहते थे कि हमारा जो फ्यूचर होगा, स्वाभाविक है अगर आप पे अत्याचार होता है तो आप नहीं चाहोगे कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उस तरह के अत्याचार का सामना करे। तो उन्होंने तो अत्याचार की भयावह जो थी ब्रिटिश शासन की उसे सह लिया, उसे प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने क्या किया कि यह सोचा कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करते हैं जिससे आगे भविष्य में शासन जो करती है, जो शासन करेगी जनता पर, इस प्रकार का अत्याचार ना कर सके। इसीलिए मूल अधिकार को संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित कर दिया गया। अब वर्णित करने से क्या होगा, आपको पता होगा कि वक्तव्य जो है काम नहीं करती है जहां पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, बड़े लोग किसी तरह कहानी के रूप में कहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जहां पे रिटर्न लिखा हुआ है वहां पे आपकी बातें नहीं मानी जाती है। ठीक है, साक्ष्य तो आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार क्या क्या है। अगर मौलिक अधिकार का हनन था तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं राज्य के अगेंस्ट। इसीलिए राज्य की शक्ति पर इस तरह से प्रतिबंध लगाना सर्वश्रेष्ठ उपाय था। ठीक है, तो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपको पता होगा संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वह भीमराव अंबेडकर थे। और इनका यह कहना था कि भारत में जो अधिकार है वह सरकार के इच्छा पे नहीं छोड़ा जाए, यानी इसे संविधान में लिख दिया जाना चाहिए। क्योंकि भारत में लोकतंत्र उस समय जो था, जो डेमोक्रेसी था, वह पूर्ण रूप से नहीं पनप पाया था। इसीलिए उनका कहना था कि जो अधिकार है उसे विधानमंडल या सरकार के इच्छा पे नहीं छोड़ने चाहिए और उस अधिकारों को संविधान में रखना उचित होगा। और अंततः इनके बातों को माना गया और संविधान में रख दिया गया। ठीक है, तो आज हमारा, और एक बात और भी बता देता हूँ कि जो मूल अधिकार हैं ज़्यादातर सरकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं एफआर ज़्यादा यूज़ करूँगा। फंडामेंटल राइट्स जो एफआर हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ज़्यादातर सरकार पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, और यह फोर्सेबल है। अगर मान लो कि राइट टू प्रोटेस्ट है, अगर सरकार आपको नहीं करने सामान्य स्थिति में अगर नहीं करने दे रही है तो आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, आपका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि राइट टू प्रोटेस्ट है तो आप रोड जाम कर दोगे। अगर मान लो राइट टू मूवमेंट तो आपका भी है, किसी और का भी है, आप सड़क पे कर रहे हो कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी को उस रास्ते से जाना है तो उसका राइट टू मूवमेंट जो मौलिक अधिकार है उसका छीन रहा है। तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। जब तक आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करते हैं तब तक आपके अधिकार वैलिड हैं, वरना वैलिड नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह मौलिक अधिकार ज़्यादातर सरकार पे प्रतिबंध लगाती है। सरकार पे तो प्रतिबंध लगाती है, फंडामेंटल राइट्स जो है यह सरकार पे प्रतिबंध लगाती है कि आपको, आम आदमी को ये चीज़ देना है। आम आदमी उसे खींच लेगी, मुझे चाहिए तो चाहिए क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, और अगर नहीं मिलती है तो वो न्यायालय जा सकता है, यानी कि यह जस्टिसेबल है, यानी कि न्याय योग्य है। ठीक है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आम व्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगाती है। अब मान लो कि राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अब ये तो डिपेंड करता है, अगर गवर्नमेंट अगर मान लो एससी है, एसटी है, ठीक है, अगर इसे 2 रुपया देती है तो इसे भी 2 रुपया देगी भाई साहब। ठीक है, लेकिन अब मान लो यहाँ राम है, यहाँ श्याम है, हमारा इच्छा इसको 5 दे या इसको 10 दे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट कहेगा कि राइट टू इक्वालिटी का आप वॉयलेट कर रहे हो, राम को 5 रुपया दे रहे हो, श्याम को 10 रुपया दे रहे हो।
तो ये आम व्यक्ति पे नहीं लगता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आप अपने बेटा को 10 रुपया दो, किसी और के बेटे को 2 रुपया दो, आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। लेकिन यहीं पे अगर राइट टू इक्वालिटी यानी कि हिंदू को अगर आपने कुछ डोनेशन दिया तो मुस्लिम को भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि देना ही पड़ेगा, उनके सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी यानी वुमेन्स को दिया तो मैन को भी, मैन को दिया तो वुमेन को। अब मान लो कोई पिछड़ा है, अब मान लो कोई विकलांग आदमी है, यहाँ पे मान लो कोई विकलांग आदमी है, कोई यहाँ अच्छा आदमी है, तो इसको व्हील चेयर देगा, यानी कि जो विकलांग जिस पे बैठ के चलते हैं, तो क्या ये भी मांगेगा व्हील चेयर मुझे दो? यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी वॉलिट हो रही है? नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो यहीं पे दोनों पे कब प्रतिबंध लगेगा, राज पे भी और सरकार पे, सरकार पे भी और आम पब्लिक पे भी कैसे प्रतिबंध लगेगा? तो मान लो कि यहाँ पे आदमी है, ठीक है, और यह काला है, गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, आपको पता होगा अनटचेबिलिटी तो नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, काला उजला। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप कर सकते हो कि यह काला है, उजला है, गोरा है, नीला है, पीला है, इसको दूर रखो। तो ये तो आप पे भी प्रतिबंध रहता है कि आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। अगर मान लो इससे कुछ रोग हो गया तो इससे तो दूर रहना ही है। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।